मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन फॉर टॉर्क इन स्टैंड स्टिल कंडीशन और रनिंग कंडीशन। के रनिंग कंडीशन में हमारा टॉर्क क्या होगा और स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, ये हमने दिन में डिराइव किया था। इसके लिए हमने सिंपल सा एक वो देख लिया था कि रोटर पैरामीटर क्या क्या होते हैं। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक को डिवाइड किया था कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिसमें कि रेसिस्टेंस था, रिएक्टेंस था, और रेसिस्टेंस रिएक्टेंस को मिला के इंपीडेंस था। और एक था उसके वर्किंग के ऊपर। और वर्किंग में क्या होगा, जब मोटर रन करेगा वो सबसे पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर को कट करेगा, तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ के कारण उसमें क्या आएगा, करंट आएगा। करंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, और ऑफ कोर्स करंट का कितना पार्ट एक्टिव है या कितना पार्ट रिएक्टिव है वो भी डिपेंड करेगा वर्किंग पे। तो इतने सारे पैरामीटर, ये 7 पैरामीटर है, जिसमें 3 पैरामीटर जो है कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, और 4 पैरामीटर जो है वो वर्किंग पे डिपेंड कर रहे हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब इसी चीज को हमने स्टैंड स्टिल और रनिंग में देख लिया था कि स्टैंड स्टिल के साथ हम सबस्क्रिप्ट में 2 लगाते हैं, तो R2, X2, Z2, E2, I2, cos phi2 इनकी वैल्यूज कितनी है। तो ऑफ कोर्स R2 रेसिस्टेंस है, X2 रिएक्टेंस है, Z2 इंपीडेंस है जो कि रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा, E2 जो होगा EMF इंड्यूस्ड है, I2 जो होगा वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स E2 बाई Z2 होगा। तो E2 बाई Z2 हमने लिख दिया इसको। cos phi 2 क्या होगा, cos phi R by Z होता है, तो R by Z का मतलब R2 by Z2। हम स्टैंड स्टिल के लिए बात कर रहे हैं, तो R2 by Z2 क्या होगा, R2 by Z2 की वैल्यू है रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये देखिए। अब उसी चीज को हम रनिंग कंडीशन में देखेंगे, तो रनिंग कंडीशन में एक स्लिप भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू हम इस मान लेते हैं। तो रनिंग कंडीशन में हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ हाँ। तो रेसिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। और रनिंग कंडीशन को हम या तो R सबस्क्रिप्ट में R से दिखा सकते हैं या R2 डैश से दिखा सकते हैं, जिससे भी दिखाना चाहें। रनिंग के लिए R भी दिखा सकते हैं, राइट। तो रेसिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्टेंस चूंकि कहीं ना कहीं रिएक्टेंस एक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। तो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी जो है कहीं ना कहीं सीधा स्लिप को रिलेट करता है। तो जो हमारा रिएक्टेंस है, और रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी स्लिप पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंस भी डायरेक्टली स्लिप पे डिपेंड करेगा। तो x2 डैश इक्वल टू हमने उसका स्लिप के साथ डायरेक्टली लिंक कर दिया sx2। उसी तरीके से z2 डैश क्या हो जाएगा रनिंग कंडीशन में, तो रूट ओवर R2 डैश का होल स्क्वायर प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर, और x2 डैश की वैल्यू sx2 है तो यहाँ sx2 प्लेस कर दिया। उसी तरीके से E2 डैश क्या हो जाएगा, तो E2 डैश ऑफ कोर्स EMF जो है, जो भी इंड्यूस हो रहा है इस रोटर वाइंडिंग में, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके चारों तरफ कितना ज्यादा फ्लक्स है, कहीं ना कहीं उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो E2 जो है और कितना ज्यादा वो फ्लक्स किस रेट से फ्लक्स को कट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच की। तो वो स्लिप पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब स्लिप। तो अगेन हमने लिख दिया E2 डैश को डायरेक्टली स्लिप से जोड़ दिया, SE2 लिख दिया। I2 डैश आपको मालूम है वोल्टेज बाई इंपीडेंस होगा, तो E2 डैश बाई Z2 डैश होगा। E2 डैश आपको मालूम है E2 डैश SE2 है, तो उसको SE2 लिख दिया, और Z2 डैश को R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर लिख दिया यहाँ से, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। cos phi2 R2 डैश बाई Z2 डैश होगा, cos phi2 डैश। तो R2 डैश तो R2 के बराबर होता है, और Z2 डैश यहाँ हमने डिराइव किया हुआ है रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, इसको लिख दिया। और सेम चीज बस यहाँ ध्यान रखना है, दो टॉर्क हमें डिराइव करना है, एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में डिराइव करना है और दूसरा हमें डिराइव करना है रनिंग कंडीशन में। यही दो डिराइव करना है। बस ध्यान इतना ही रहना है एक जगह कि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क डिपेंड करता है फ्लक्स पे, करंट पे, और करंट का कितना पार्ट एक्टिव है। बस इतना ध्यान रखना है, और इसमें वैल्यू प्लेस करते चले जाना है जो ऊपर हमने लिख रखा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि फ्लक्स जो है तीन ही चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो टॉर्क जो है वो तीन ही चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फ्लक्स पे, एक करंट पे, और करंट का कितना पार्ट एक्टिव है इस चीज पे। एक मिनट, वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मैं दोबारा ओपन कर लूं। मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर। ठीक है। तो बस मुझे इतना ही, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि टॉर्क जो है वो इन्हीं तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे, करंट पे, और करंट का कितना पार्ट एक्टिव या रिएक्टिव, तो cos phi2 पे।
अब स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए आपको मालूम है सबके नीचे हम 2 लगाते हैं, तो यहाँ आप चाहे तो T2 लगा सकते हैं। टॉर्क इन स्टैंड स्टिल कंडीशन किस पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स पे, करंट पे और cos phi 2, मतलब T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi I2 cos phi 2। phi आपको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। यहाँ जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे कि इसके चारों तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी फास्ट है, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी पे, स्लिप पे, और दूसरा इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो वही चीजों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब ई होता है तो ई किस पे डिपेंड करता है? डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फाई पे डिपेंड करता है कि फाई की वैल्यू कितनी है, और दूसरा किस रफ्तार से वो बदल रहा है, मतलब किस रफ्तार से बदल रहा है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। तो स्लिप पे डिपेंड करता है और फाई पे डिपेंड करता है। तो ऑफकोर्स जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है आपका ईएमएफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है, वो आपको दिख रहा है। तो अब इसी चीज को हमने लिख दिया कि टॉर्क जो होगा फाई के जगह पे हमने लिख दिया E2, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेते हुए फाई की जगह E2 लिख दिया, I2 को रिपीट कर दिया, cos phi 2 को रिपीट कर दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K लगा दिया, आपको यहाँ दिख रहा होगा E2, I2 और cos phi 2 लिख दिया। अब ऊपर से सबकी वैल्यू लिख दी, E2 की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दी, I2 की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दी, cos phi 2 की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दी, यहाँ पे एज इट इज प्लेस कर दिया। देखिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज प्लेस कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मालूम है अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट होगा और ये फाई कांस्टेंट है तो E2 भी कांस्टेंट होगा। तो ये इसको हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं, के E2 स्क्वायर को कांस्टेंट एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं K2 से। तो ये टॉर्क स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये आ गया डिराइव। उसी तरीके से रनिंग कंडीशन में किया है। रनिंग कंडीशन में कुछ नहीं करना है, सेम रिलेशन लिख देना है, बट रनिंग के लिए लिख देना, सबके नीचे RR लगा देना, रनिंग के लिए लिख देना है, टू नहीं लगाना है। रनिंग के लिए लिख दीजिए, या आप 2 के ऊपर डैश लगा दीजिए, आप T2 डैश, I2 डैश, cos phi 2 डैश, सबके ऊपर ऐसे ऐसे डैश लगाते जाइए और यहाँ 2 लिखते जाइए, तभी वो रनिंग के लिए ही होगा। या RR लगा दीजिए, एक ही बात है, जो आपको जिससे नोटेशन आपको ठीक लगता है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको वही रिलेशन लिख दिया कि टॉर्क जो है डिपेंड करता है फ्लक्स पर पोल पे, करंट पे, और करंट का कितना पार्ट एक्टिव है। और रनिंग के लिए हमने R सबस्क्रिप्ट को यहाँ लगा दिया। आपको मालूम है कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, जो ऑलरेडी रिलेशन हमें पहले से मालूम है, वही रिलेशन यूज किया है, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। अब तो TR क्या हो जाएगा? फाई के जगह E2 लिख दीजिए, IR लिख दीजिए, cos phi R लिख दीजिए, और सारे रिलेशन को अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन का हटा के यहाँ पे K कांस्टेंट लगा दीजिए, इक्वल कर दीजिए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दीजिए। अब सारी वैल्यूज को एज इट इज लिख दीजिए, IR की वैल्यू और cos phi R की वैल्यू सेम ऊपर से उठा के लिख दीजिए। तो देख लीजिए रनिंग कंडीशन के लिए IR क्या था, IR और I2 डैश एक ही चीज होता है, तो IR की वैल्यू ये है। तो IR की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो जब आप IR की वैल्यू प्लेस करेंगे और cos phi R क्या रनिंग के लिए, तो cos phi 2 डैश और cos phi R एक ही चीज है, तो यहाँ से उठा के ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर, बस ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। जब आप इन दोनों वैल्यूज को प्लेस करेंगे यू विल फाइंड जो वैल्यू आएगा वो KAC स्क्वायर R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर आएगा। जहाँ पे अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपका EMF E2 भी, अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो ये E2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो E2 आपका कांस्टेंट होगा। तो आप चाहें तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप E2 को कांस्टेंट रख के आप इसको, अगर E2 कांस्टेंट है तो आप चाहें तो इसको के E2 स्क्वायर को कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि K तो कांस्टेंट ही है और E2 भी कांस्टेंट है कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, तो के E2 स्क्वायर को एक दूसरे कांस्टेंट K2 से दिखा सकते हैं, पहले भी हमने दिखाया था। और आप देखेंगे अगर इसमें ये रनिंग कंडीशन में, ये टॉर्क जो है रनिंग कंडीशन में, अगर आप इसको रेस्ट के लिए निकालेंगे, स्टैंड स्टिल के लिए निकालेंगे, तो स्टैंड स्टिल में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम 1 फुल कितनी? 1 होती है, हाँ 1 होती 1 है, मैक्सिमम तो होती है बट 1 होती है। तो आप स्टैंड स्टिल के लिए अगर इसको निकालिए तो S की जगह 1 डालिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, अगर S की जगह 1 डालिएगा तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में A2 R2 R K2 R2 अपॉन बाई R2 R2 स्क्वायर प्लस प्लस SX2 स्क्वायर। अब देखिए हमने स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए रिजल्ट निकालना था, ये सही है, देखिए जी सर देख सही लीजिए, ये स्टैंड स्टिल के लिए देख लीजिए सेम ही है। वो उसमें अगर इस रिलेशन में आप S की जगह 1 रख दीजिए,
एस के जगह इस रिलेशन में आप 1 रख दीजिए तो यही रिजल्ट आएगा जो ऊपर आया था। ये रनिंग कंडीशन के लिए था, स्टैंड स्टिल में एस की वैल्यू को 1 रख दीजिएगा। जब एस की वैल्यू को आप 1 रखिएगा यहाँ पे तो आपको ये स्टैंड स्टिल टॉर्क यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। एस 1 रख के देख लीजिए, नीचे Z2 स्क्वायर वही है, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर यहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए यही आ जाएगा। देखिए R2 स्क्वायर प्लस S की जगह 1 रखिएगा तो R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर हो जाएगा ना, बताइए। यस सर। Yes, sir. देख लीजिए ऊपर हो गया, ऊपर क्या होगा, S को 1 कर दीजिए तो ऊपर होगा K2 R2 बाई Z2 स्क्वायर। देख लीजिए है कि नहीं है, देखिए K2 R2 बाई Z2 स्क्वायर नहीं है क्या स्टैंड स्टिल के लिए। तो दोनों एक ही बात है, डेरिवेशन में बस अलग अलग वो दिख रहा है, बट आप उसको देखेंगे तो मैथमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट एक चीज पे चलते हैं। अगर ये टॉर्क इक्वेशन है रनिंग कंडीशन के लिए, सुनिए, अगर ये टॉर्क इक्वेशन है रनिंग कंडीशन के लिए, तो अगर हम मैक्सिमम टॉर्क निकालना चाहे, मैक्सिमम टॉर्क को डिराइव करना चाहे तो क्या करेंगे? किसी भी चीज का मैक्सिमम अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस सीधी सी बात है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें, टॉर्क को डिफरेंशिएट कर दें स्लिप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल स्लिप है यहाँ पे, तो टॉर्क को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि टॉर्क की डिपेंडेंसी टॉर्क स्लिप का एक फंक्शन है, तो टॉर्क जिस चीज का फंक्शन होगा उसी के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम इस टॉर्क को स्लिप के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो और उसको 0 के बराबर कर दें तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या देगा? अगर इसी चीज को हमने अगर डिफरेंशिएट कर दिया, सपोज कीजिए डिफरेंशिएट, अगर किसी भी चीज का मैक्सिमम पॉइंट निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, आपने ही मुझे बताया है। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इक्वल टू 0 कर दिया तो जो फाइनल उसको अगर सॉल्व करके आएगा तो हमें क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन किस चीज के लिए मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क के लिए। मैक्सिमम टॉर्क के लिए मिलेगा। किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही निकलती है, आप उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। तो इसको आप इस एक्सप्रेशन को अगर टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो टॉर्क को डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा? तो टॉर्क किसका फंक्शन है? तो टॉर्क हमारा स्लिप का फंक्शन है, टॉर्क स्लिप पे डिपेंड करता है। तो टॉर्क को स्लिप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट के लिए मतलब आप लिख दीजिए डी टी आर बाई डी एस इक्वल टू 0। अगर ये कीजिएगा और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इस टर्म को, ये वाला टर्म इसके बराबर लिख दीजिए, ये टर्म इसके बराबर, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दीजिएगा तो रिजल्ट मैं सीधा आपको बता देता हूं। मैं सीधा रिजल्ट पे आता हूं कि जब इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या आएगा। इतना आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे मैक्सिमम टॉर्क पूछ भी दिया जाए, हालांकि कम पूछा जाता है, ये मैक्सिमम टॉर्क पूछ भी दिया जाए तो क्या कीजिएगा, टॉर्क को डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में? तो टॉर्क फंक्शन होता है स्लिप का, तो स्लिप के रिस्पेक्ट में डी टी आर बाई डी एस करके 0 कर दीजिएगा और सीधा एंड रिजल्ट में बता देता हूँ। इसका रिजल्ट होता है कि R2 इक्वल टू SX2। R2 इक्वल टू SX2 का मतलब है कि जब रेसिस्टेंस, SX2 क्या है? रिएक्टेंस है। तो जब वाइंडिंग का, जब रोटर के वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस बराबर होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जब इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस बराबर होगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, जब वाइंडिंग का रेसिस्टेंस रिएक्टेंस के बराबर हो तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? जब इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, dt बाई ds करेंगे, टॉर्क को डिफरेंशिएट करेंगे स्लिप के रिस्पेक्ट में और 0 के बराबर करेंगे तो जो आपको एंड रिजल्ट आएगा वो R2 इक्वल टू SX2 आएगा। कहने का मतलब है कि जब रेसिस्टेंस, R2 होता है रेसिस्टेंस, और SX2 चूंकि रिएक्टेंस स्लिप पे डिपेंड करता है तो उसको स्लिप के साथ लगा के ही लिखते हैं, तो SX2 जो है वो रिएक्टेंस है। तो जब रेसिस्टेंस रिएक्टेंस के बराबर है तो टॉर्क क्या है? T क्या है? मैक्सिमम। वो उसको डिफरेंशिएट करके ही आया। तो अब मुझे दिखाना है टॉर्क स्लिप कैसे। हाँ बोलो बोलो। बराबर कब होंगे सर? हाँ अभी देखते हैं ना, वही तो देखेंगे ना, अभी इसी क्रम में देखेंगे ना कब बराबर होंगे। अभी तो डिफरेंशिएशन हमें ये बता रहा है, जब इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बता रहा है ये रिजल्ट कि भैया जब रेसिस्टेंस रिएक्टेंस के बराबर होगा तो हमारा टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कब? जब ये R2 SX2 के बराबर होगा। तो अगर R2 इक्वल टू SX2 है तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नहीं, जब मैं अगर R2 लिखूं upon R2 X2 इक्वल टू SX2 लिखूंगा हाँ, तो S अगर यहाँ से R2 निकालूंगा by X2। R2 बाई X2 हो जाएगा ना। मतलब इस स्लिप पे, हाँ इस स्लिप पे जहां पे स्लिप की वैल्यू R2 बाई X2 होगा, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जिस जहां पे स्लिप की वैल्यू, अगर स्लिप की वैल्यू R2 बाई X2 है तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम।
मतलब अगर आपको वाइंडिंग का रेसिस्टेंस पता है और वाइंडिंग का रिएक्टेंस पता है और आपको कह दिया जाए निकालने के लिए कि भैया वो स्लिप बताओ जहां पे टॉर्क मैक्सिमम है, तो क्या कीजिएगा? सिंपली रेसिस्टेंस को डिवाइड कीजिएगा। डिफरेंशिएट नहीं, आपको न्यूमेरिकल में गिवन हो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस आपको मालूम हो वाइंडिंग हाँ तो और सर बोला जाए R2/X2 कर देंगे। हाँ कि किस स्लिप पे टॉर्क मैक्सिमम है, तो वो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? किस स्लिप पे मैक्सिमम होगा? R2/X2 पे, मतलब रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो रेशियो होगा वहीं पे स्लिप मैक्सिमम होगा। स्लिप के उसी वैल्यू पे उसी पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। मतलब जहां पे स्लिप की वैल्यू R2/X2 होगी, मतलब जहां स्लिप का जो वैल्यू होगा वो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, R2/X2 होगा, उसी स्लिप पे आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। जहां पे रेसिस्टेंस, जहां पे स्लिप जो है वो R2/X2, ठीक है, वहां पे आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए, अब यहां से मुझे आप बताइएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूं सिंपली, और बहुत सोच के गहराई से सोचिएगा, जितना आपने लर्न किया सारा यहाँ झोंक दीजिएगा। ये ग्राफ दिखने में बड़ा सिंपल है लेकिन है कॉन्सेप्चुअल। मैं आपको चाहूं तो बोल दूंगा कि सिर्फ ऐसे पहाड़ की तरह बना दो, एक हिल बना दो, टॉर्क स्लिप बन गया, लेकिन आप थोड़ा सोचिए। मैं स्लिप, टॉर्क और स्लिप को आपस में वो कर रहा हूँ, कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, टॉर्क वर्सेस स्लिप का। तो स्लिप के रिस्पेक्ट में मैं टॉर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, स्लिप को मैं रखता हूँ एक्स एक्सिस पे और टॉर्क को रखता हूँ मैं वाई एक्सिस पे। अब चलिए देखिए यहाँ पे कहाँ पे स्लिप के किस वैल्यू पे टॉर्क मैक्सिमम होता है? S equal to 1. R2/X2 R2/X2 पे, ठीक है। जहां पे स्लिप की वैल्यू R2/X2 होगी वहां पे आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। आप देखिए, स्लिप इक्वल टू 0, स्लिप इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? मतलब रोटर की स्पीड Synchronous कितनी speed. होगी उस समय? सिंक्रोनस स्पीड, वेरी गुड। आज जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी तो उसमें कोई करंट होगा? नहीं, नो सर। नहीं, कोई करंट नहीं होगा, तो टॉर्क उसमें भी टॉर्क की 0 वैल्यू होगा। कितनी होगी? 0। तो Yes. देखो Zero. A0 पे टॉर्क 0 है, ध्यान देना यहाँ, A0 पे टॉर्क 0 है। yes sir. Yes sir. अब मैं स्लिप को बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मेरे साथ रिपीट करना, क्या कर रहा हूं? स्लिप को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहा हूं। स्लिप को बढ़ाने का मतलब है कि रोटर की स्पीड को मैं क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहे हैं। हाँ कम कर रहे हैं। स्लिप कम को कर बढ़ा रहे रहा हैं। हूं, रोटर की स्पीड को कम कर रहा हूं, मतलब रोटर को स्लिप को धीरे बढ़ा धीरे रहे स्लो कर। हाँ, स्लिप को बढ़ाने का मतलब रोटर को स्लो करना, रोटर की स्पीड को हम धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं। तो अब देखो, जहां पे स्लिप 0 था, जहां पे स्लिप 0 था उसमें तो कोई करंट होगा ही नहीं, और जब करंट नहीं होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब फ्रीक्वेंसी की Yes, sir. वैल्यू 0 होगी, फ्रीक्वेंसी जी भी सर। 0 होगी। जब Yes. करंट ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी भी 0 होगा। वैसे भी आपको रिलेशन पता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी एफ डैश होता है इक्वल टू एस एफ होता है ना। और जब एसी 0 होगा तो ऑफ कोर्स एफ डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। ये तो आप डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा, अब बताइए कि इस समय पे जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो वाइंडिंग में रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी से लेना देना है वाइंडिंग को, वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी नो से सर। लेना देना है? नहीं है सर, वो तो अगर रहेगा ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं भी है, मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी नहीं भी है, करंट नहीं भी है, तो क्या उसमें रेसिस्टेंस नहीं है क्या? है सर, रहेगा वो है तो। फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस से तो लेना, रहेगा। मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं स्लिप इक्वल टू 0 पे, क्योंकि करंट है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, बट रेसिस्टेंस तो है ना। यस सर। मतलब इस पॉइंट पे स्टैंड स्टिल कंडीशन में रेसिस्टेंस को R2 बोलते हैं। R2 की वैल्यू, अब फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो रिएक्टेंस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा है, ओमेगा 0, तो वो R2 की वैल्यू X2 से बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, यस सर। इस कंडीशन में एग्री कर रहे हो? यहाँ पे जहां पे स्लिप 0 है वहां तो केवल रेसिस्टेंस है, रिएक्टेंस तो है ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है, और फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो रिएक्टेंस भी 0 है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल में ओमेगा 0 डालोगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। तो जो है सो केवल क्या है? रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस वाइंडिंग में। तो रेसिस्टेंस जो है वो रिएक्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिएक्टेंस तो है ही 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही 0 है। अब चलो, अब ध्यान दो, मैं अब स्लिप को बढ़ा रहा हूं, तो स्लिप को बढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? घटनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? स्लिप पे तो डिपेंड करती है। जी सर। अरे ये एफ डैश देखो भाई, इक्वल्स टू एस एफ स्लिप को बढ़ाऊंगा तो एफ डैश क्या होगा? इंक्रीज।
इंक्रीज करेगा ना भैया, ऐसे भी तुम देखो ना यार, तुमको तो पहले भी बताया था कि जब स्टैंड स्टिल होता है, रुका होता है, जब रोटर रेस्ट में होता है, तो जो रोटर में फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और जब जैसे जैसे रोटर रोटेट करना शुरू होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ये तो रेस्ट में है, तो इस टाइम, सॉरी ये तो रेस्ट में कह रहा हूं, ये तो बिल्कुल फुल स्पीड पे घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड है, ये रेस्ट में थोड़ी ना है। एस इक्वल टू 0 का क्या मतलब, रोटर की स्पीड किसके बराबर है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। सिंक्रोनस स्पीड, तो फुल स्पीड पे घूम रहा है। जब रेस्ट में आएगा तब ना फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। यस सर। तो धीरे धीरे हम उसको रेस्ट में लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे उसको स्लो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम स्लो करेंगे तो स्लिप बढ़ेगा, और स्लिप बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। जैसे जैसे स्लिप बढ़ता देखो एफ डैश जो फ्रीक्वेंसी है एस एस एफ है, तो जब एस राइज करेगा तो एफ डैश क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अब मैं जैसे जैसे स्लिप को बढ़ा रहा हूं, मतलब स्लिप को बढ़ाने के लिए मैं रोटर को स्लो कर रहा हूं, तो वैसे वैसे उसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वाइंडिंग में क्या होने जाएगी, बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, ये x2 की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो x2 R2 को अप्रोच करने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम स्लिप को बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, एफ डैश बढ़ने लगेगा। एफ डैश जैसे जैसे बढ़ने लगेगा तो x2 क्या होने लगेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज करने लगे। स्टार्ट में जब स्लिप 0 था तो R2 x2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, क्योंकि x2 की वैल्यू 0 थी। अब स्लिप जैसे जैसे बढ़ने लगा, रोटर को जैसे जैसे हम स्लो करने लगे और स्लिप को बढ़ाने लगे, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी राइज करने लगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी राइज करने लगी उसमें रिएक्टेंस बढ़ने लगा, तो अब वो रिएक्टेंस R2 को क्या करने लगा, मतलब R2 नियर इक्वल होने लगा, R2 के नियर आने लगा, नियर आने लगा। तो जैसे जैसे x2 R2 के नियर जाने लगेगा टॉर्क क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि R2 इक्वल टू x2 पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो जैसे जैसे x2 R2 के करीब आने लगेगा हमारा टॉर्क क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने बढ़ने लगेगा। कहां तक, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी, एक ऐसी स्लिप की वैल्यू आएगी, स्लिप को अब हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा स्लिप आएगा जहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि x2 बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगा, R2 के R2 के बराबर हो जाएगा। तो जहां x2 R2 के बराबर हो जाएगा वहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो चुकी है। R2 इक्वल टू x2 जहां भी होगा, R2 इक्वल टू SX2 जहां भी होगा, जहां भी रेसिस्टेंस रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, स्लिप के जिस वैल्यू पे बराबर हो जाएगा वहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो गया सर। अगर R2 X2 के बराबर हो जाएगा तो स्लिप तो 1 हो जाएगी। अगर R2 X2 के इक्वल हो R2 जाएगा, X2 के बराबर नहीं कर रहा हूं, R2 को रिएक्टेंस के बराबर करना है। रिएक्टेंस तो SX2 है ना, रिएक्टेंस तो स्लिप पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, R2 जहां SX2 के बराबर, R2 जो रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस के SX बराबर, के बराबर होता है ये। हाँ रनिंग कंडीशन में तो SX2 होता है ना, X2 थोड़ी ना होता है। अभी रनिंग कंडीशन तो मोटर रन कर रहा है ना, तो तुम उसको x2 के बराबर कैसे करोगे। R2 जहां SX2 के बराबर होगा, कहने का मतलब है जहां S इक्वल टू R2 बाय x2 होगा, मतलब स्लिप की वो वैल्यू जहां पे स्लिप की वैल्यू R2 बाय x2 के बराबर होगी, तो वहीं पे तो R2 SX2 के बराबर होगा। वहीं पे तो ये x2 जो है, ये रिएक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस को बिल्कुल बराबर चेंज कर लेगा, तो वहां पे टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्लिप को और बढ़ाओगे, मतलब रोटर को और स्लो करोगे, तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, एफ डैश और बढ़ेगा, और जब एफ डैश बढ़ेगा तो ये अब रिएक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से टॉर्क गिरने लगेगा। ऐसे क्यों, फिर से टॉर्क गिरने लगेगा। और जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओ, तो स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का मतलब, स्लिप 1 का मतलब रोटर स्पीड 0, रोटर रेस्ट में आ गया। अब जैसे ही रोटर रेस्ट में आ जाएगा तो उस समय तो फ्रीक्वेंसी एफ डैट मैक्सिमम हो गया। स्लिप 1 इक्वल टू SF, देखो S की वैल्यू 1 करोगे
तो Yes. फ्रीक्वेंसी जो है वो FF सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, yes, एफ के बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो जैसे ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, मतलब इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस की वैल्यू, अब फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा हो चुका है और रिएक्टेंस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तो रेसिस्टेंस की वैल्यू रिएक्टेंस से बहुत कम हो चुकी है, यहाँ पे हो चुकी है नहीं हो चुकी? yes sir, Yes sir, कम हो ऑफ चुकी है। कोर्स, लेकिन अब रेसिस्टेंस है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है वाइंडिंग में, तो कुछ ना कुछ आई कॉस फाई तो ड्रॉ करेगा ही अपने हिसाब से वाइंडिंग में। रेसिस्टेंस तो आई कॉस फाई लेगा, थोड़ा बहुत ही लेगा, तो जितना ही आई कॉस फाई लेगा उसके हिसाब से कुछ ना कुछ टॉर्क की तो वैल्यू होगी यहाँ पे भी, जो कि यहाँ आ रही है। हाँ इसको स्टैंड स्टिल टॉर्क बोलते हैं। आई कॉस फाई कैसे से टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल? अच्छा वही तो होगा, सॉरी सॉरी। वही तो होता है भाई। हाँ सॉरी। ठीक है, अब देखो कहां से स्टार्ट किया था, इसको जल्दी जल्दी एक झटके में लेके चलते हैं। अब तो कहानी हो गई, अब तुम तुरंत समझ जाओगे मुझे जो बताना था। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। मुझे टॉर्क और स्लिप को कर्व को ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, टॉर्क को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया किसके साथ, तो टॉर्क फंक्शन होता है स्लिप का, स्लिप के साथ उसका कोरिलेशन होता है। तो टॉर्क को मैंने स्लिप के साथ डिफरेंशिएट कर दिया और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम 0 के बराबर करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो जब इस डिफरेंशिएशन को आप सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड रिलेशन R2 इक्वल टू SX2, मतलब जहां पे रेसिस्टेंस रिएक्टेंस के बराबर होता है वहीं पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो स्लिप की किस वैल्यू पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो एस की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाले तो जहां पे स्लिप की वैल्यू R2/X2 के बराबर होगी वहीं पे हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो अब हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। मैं स्लिप इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ और टॉर्क को ड्रॉ करता हूँ। जहां स्लिप 0 होगा इसका मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी और उसमें कोई करंट नहीं आ रहा होगा, कोई करंट नहीं आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी उसमें 0 होगी, और फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो रिएक्टेंस भी 0 होगा। मतलब उस कंडीशन में R2/X2 से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंस तो है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी 0 है। तो उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जब करंट ही नहीं है तो टॉर्क क्या लगेगा, तो S इक्वल टू 0 पे टॉर्क की वैल्यू 0। अब मैं रोटर को 0 स्लो कर रहा हूँ। अब रोटर को मैं स्लो कर रहा हूँ, रोटर को स्लो करने का मतलब स्लिप को बढ़ा रहा हूँ। स्लिप बढ़ेगा कब, जब रोटर स्लो होगा। तो जब रोटर स्लो होगा तो हमारा स्लिप बढ़ेगा। जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगा, रोटर स्लो होता जाएगा और स्लिप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये X2 क्या X2 करेगा, बढ़ेगा, R2 को क्या करने लगे, अप्रोच करने लगे। जैसे जैसे X2 R2 को अप्रोच करेगा हमारा टॉर्क बढ़ने लगेगा। कहां तक बढ़ेगा, जहां पे एग्जैक्टली रिएक्टेंस जो है मैक्सिमम हो रेसिस्टेंस के बराबर है, मतलब R2 जो है जहां पे SX2 के बराबर हो जाएगा, तो वहां पे टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। वहां पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप होगी R2/X2, वो इस स्लिप पे, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू होगी R2/X2। उसके बाद आगे रोटर को और स्लो करने जाओगे तो स्लिप और बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी भी और बढ़ेगी। तो उसके बाद अब X2 R2 को चेंज करके आगे निकल जाएगा। तो फिर जैसे ही X2 आगे निकलेगा फिर से टॉर्क गिरने लगेगी। कहां तक गिरेगी, जहां तक कि आप स्लिप 1 ना कर दे, रोटर को हॉल्ट में ले आए। तो यहाँ पे रोटर रुक गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। अब देख लीजिए एफ डैश इक्वल टू एस एफ करके, एस जहां भी 1 होगा वहां फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, एफ के बराबर हो जाएगी। वहां पे रिएक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो चुकी है और रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे R2 मच ग्रेटर देन X2 था, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रिएक्टेंस SX2 मच ग्रेटर देन R2 हो चुका है। तो यहाँ पे ये टॉर्क आके यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रोटर हॉल्ट में आ गया। ठीक है, क्लियर है? सर मेरा सर देखने ये में ग्राफ तो बोलो। सर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब टॉर्क सॉरी जो हमारा रोटर की स्पीड है जब वो 0 पे आ रही है, मतलब जब वो रेस्ट पे आ रहा है, तब उस पे मैक्सिमम टॉर्क लगना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? मैक्सिमम टॉर्क, ये चीज कहीं ना कहीं एक बैलेंस है रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, कि जहां पे रेसिस्टेंस रिएक्टेंस को अच्छा तुमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में देखो मैक्सिमम इफिशियंसी कहां होती है, यहाँ कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है, जहां पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पीसीएफएल होता है। पी आपका आयरन लॉस है और एक्स स्क्वायर पीसीएफएल जो है आपका कोर लॉस है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ लोड पे, कॉपर लॉस है जो कि फ्रैक्शन ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। पीसीएफएल फुल लोड कॉपर लॉस है। तो जहां आयरन लॉस, तो हर एक मशीन में ट्रेड ऑफ होता है इनके पैरामीटर्स के बीच, जहां पे वो बेस्ट ट्रेड ऑफ होता है, जहां पे बेस्ट ट्रेडिंग होती है वहां भी वहीं पे उनका आउटकम बेस्ट आता है। तो इसमें भी जहां भी रेसिस्टेंस, ये डिराइवेशन इसी चीज को शो कर रहा है, ये डिराइव होकर रिजल्ट निकला है। तो इसने इस चीज को दिखाया है, ये एक ट्रेड ऑफ है। जहां पे रेसिस्टेंस दो पैरामीटर ही तो है ना, वाइंडिंग में तो दो ही पैरामीटर, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस।
जैसे ट्रांसफार्मर में दो ही थे, कोर लॉस और कॉपर लॉस, तो जहां कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर हुआ वहां बेस्ट ट्रेड ऑफ हुआ, वहीं पे उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम निकल के आई। उसी तरीके से यहाँ भी जो दोनों पैरामीटर के बीच जहां पे ट्रेड ऑफ वाइज होगा, बैलेंस होगा, मशीन वही बैलेंस होगा, वहीं पे उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम निकल के आएगी, वही मशीन तो बैलेंस सर करेगी। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगा कि जब जो है वो रेस्ट पे होगा तो सबसे ज्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स का चेंज सबसे ज्यादा उसमें होगा, तब ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लग रहा अरे तो वो वाला कौन, सुनो मेरी बात, अगर रेस्ट में होगा तो ईएमएफ सबसे ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी तो मैक्सिमम है अगर रेस्ट में है तो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के जी। बराबर है, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एक्सेल भी तो मैक्सिमम है, वाइंडिंग सर। का ऑपोजिशन भी तो मैक्सिमम है, और वाइंडिंग का ऑपोजिशन मैक्सिमम है तो करंट को भी तो उसी रेशियो में कम कर देगा। करंट कम हुआ तो टॉर्क कम नहीं होगा क्या? ऐसे देख जी लो सर। ना, बताओ, अगर तुम थ्योरेटिकली देखना चाहते हो तो मैं थ्योरेटिकली बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब रेस्ट में है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, क्योंकि रेस्ट में है तो एफ डैश एस एफ के बराबर है, एस 1 कर लो तो जी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तो एक्सेल मैक्सिमम होगा, क्यों? और सर। एक्सेल मैक्सिमम होगा तो वाइंडिंग का जब एक्सेल मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंस मैक्सिमम होगा, तो करंट को ज्यादा जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी तो टॉर्क कहां से होगा ज्यादा? तो जी सर। इसीलिए वो ट्रेड ऑफ इसीलिए निकाला गया, समझ गए ना? वो ट्रेड ऑफ इसीलिए होता है जहां पे दोनों पैरामीटर बैलेंस करें। बैलेंस में ही मैक्सिमम, कोई भी ये नेचर होता है किसी भी चीज का, जहां बैलेंस होता है वहीं उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी निकल के आती है, किसी भी मशीन, किसी भी चीज की बैलेंस कंडीशन में ही सबसे बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है? इसको हमने ऐसे भी देख लिया, थ्योरेटिकली भी देख लिया, चलो तुमने पूछ लिया तो वो बात भी डिस्कस हो गई, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दो चीज मुझे बस और डिस्कस करना है, मैं उसको डिस्कस करके खत्म, आज के बाद अब कोई अपना लेक्चर नहीं लगना है, मैं उसको ये 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म होता है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस डिस्कस करूंगा जो 10 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, बस दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, सेम थ्योरी है, सेम कहानी है, सारी कुछ सेम है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी एक ईएमएसी मशीन है, ईएमएसी मशीन में एक इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा, एक मैकेनिकल पार्ट होगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा तो वाइंडिंग होगा, मैकेनिकल पार्ट होगा तो स्ट्रक्चर होगा, वाइंडिंग होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग होगा या फील्ड वाइंडिंग होगा, स्ट्रक्चर होगा तो या तो स्टेटर होगा या फिर रोटर होगा। अब हमारे पास चॉइस है कि हम किसको कहाँ रखें, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखें, या हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखें, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें, ये हमारी चॉइस है। बट आपको बता दूं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर जो होता है ऑलवेज स्क्वायरल केज रोटर होता है, मतलब रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग होती ही नहीं। जो होता है रोटर, वो कौन सा रोटर होता है? रोटर कौन सा होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में? स्क्वायरल केज रोटर। ऑलवेज स्क्वायरल केज रोटर होता है। सिंगल फेज, ध्यान रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कितने तरह के थे? तो एक तो स्क्वायरल केज था और दूसरा क्या था जिसमें हमने रियोस्टैट कनेक्ट कर रखा था, याद है? स्लिप रिंग। वुंड रोटर। हाँ, वुंड रोटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगा आप लोगों को ध्यान नहीं होगा इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा था, बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको ध्यान है। तो उसमें दो तरह के रोटर थे, बट इसमें एक ही तरह का रोटर होता है और दैट इज स्क्वायरल केज रोटर। कोई इसमें वुंड वुंड कुछ नहीं होता, एक ही रोटर लगाना है, स्क्वायरल केज लगाना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अब क्या फर्क है, एक लाइन में हम डिस्क्राइब करते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या फर्क है। तुम बताओ क्या होगा, नाम से सुन के क्या लग रहा है? सर जो आर्मेचर है वहाँ पे 3 फेज वाली वाइंडिंग लगी होंगी। बस हो गया, बस बात एक ही हो गई कि बात, रोटर तो स्क्वायरल केज ही होगा, उसमें तो कोई डिस्कशन है ही नहीं, स्क्वायरल केज पे कोई वाइंडिंग लगना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? स्क्वायरल केज पे तो कोई बाइंडिंग नहीं लगता, उसमें तो रॉड्स लगे होते हैं, रोटर बार्स होते हैं कॉपर के, एल्यूमिनियम के। अच्छा, यहाँ पे 3 फेज में क्या था कि 3 फेज लगे हुए थे, आर, वाई और बी, और तीनों को तुमने 3 फेज सप्लाई दिया ऐसे। बट ये क्या है, सिंगल फेज है, ये आपके घर में लगा हुआ है, ये पानी वाला मोटर है जो आपके घर में लगा हुआ है, तो उसको आप क्या 3 फेज सप्लाई देते हैं? आरवाई भी होता है उसमें? नो सर, सिंगल फेज। आपके घर में सिंगल फेज ही आता है ना, तो उसको आप एक सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, तो उसको आप देते हैं एक सिंगल फेज एसी सप्लाई, ये सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। और उसके रोटर पे कोई वाइंडिंग होती है क्या? नहीं सर, केज है। नहीं, वो स्क्वायरल केज है, वो केज रोटर है, उसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं। इसमें कोई वुंड रोटर यानी या स्लिप रिंग रोटर नहीं है, ये केज रोटर है। तो इसमें एक ही वाइंडिंग है,
जो कि स्टेटर पे है, और वो सिंगल फेज वाइंडिंग है जिसको आप सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। इसको 3 फेज सप्लाई नहीं देना है, सिंगल फेज सप्लाई देना है, क्योंकि ये सिंगल फेज में। अब मुझे बताओ, हाँ हमारे क्या घर के करें? पंखा भी ऐसे चलता है। हाँ पंखा भी बताऊंगा ना, अभी पंखा ही बताऊंगा कैसे चलता है। अभी पंखा पे आता हूँ, देखो ये बस इसको डिस्कस करूँ, इसके बाद पंखे पे ही आऊंगा, ठीक है। तो अब देखो ये पंखा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है, और बड़ा इंटरेस्टिंग मोटर है। पंखा का रोटर जो होता है बाहर होता है, स्टेटर भीतर होता है। ये पंखा की खासियत है, दुनिया का इकलौता मोटर ऐसा है जिसका रोटर बाहर है और स्टेटर भीतर है, क्योंकि इसको बाहर रोटेट करना है। अगर रोटर को भीतर कर दोगे तो पंखा का हवा तो भीतर ही रह जाएगा बाहर तो आएगा नहीं। अगर स्टेटर के भीतर कर दोगे रोटर को, तो पंखा तो भीतर ही भीतर रोटेट करेगा और भीतर ही खुद ही को हवा देता रहेगा स्टेटर को, कवर के अंदर। इसलिए पंखा का जी रोटर सर। बाहर होता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि उसे हवा लेना होता है, इसलिए रोटर को बाहर। ब्लेड से नहीं लग पाएंगे। हाँ क्या करें, हाँ ब्लेड, एक तो ब्लेड भी नहीं लगेगा, वो तो मैं कह रहा हूँ उतना बड़ा स्टेटर भी बना दिया जिसमें ब्लेड भी समा गया, तभी तो वो कवर के अंदर ही हवा रहेगा ना अगर रोटर को भीतर कर दोगे तो। चलो उस पे बाद में अभी आते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन पे अभी 2 मिनट में आ जाएंगे। हाँ तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपको मालूम है एक सिंगल फेज वाइंडिंग होती है स्टेटर पे, इसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, इसको आप सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं। रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती, रोटर एक स्क्वायरल केज रोटर होता है जिसमें बार्स लगे होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब तुम इसको सिंगल फेज सप्लाई दोगे, उसमें 3 फेज सप्लाई देते थे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। सिंगल फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? जल्दी बताओ। हाँ नहीं सर, उसके लिए 3 फेज चाहिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसके लिए 3 फेज चाहिए, है ना। तो सिंगल फेज से तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से रहा, तो सिंगल फेज जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो रोटेटिंग के बजाय क्या करेगा? ऐसा ऑल्टरनेटिंग होगा वो तो बस। अल्टरनेटिंग। तो इसको, हाँ यही, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग। पल्स ही तो है ये पल्स तो है, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग। मतलब ये सिंगल फेज सप्लाई जो है वो थ्री फेज सप्लाई तो है नहीं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और यहाँ स्लिप प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ। तो आपको ये देख लेना है कि सिंगल फेज सप्लाई जो है कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब क्या होगा भाई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, स्लिप तो है ही नहीं, अब ये काम कैसे करेगा? तो ये, अब एक बात बताइए, जब इसके चारों तरफ जब आप इसको सप्लाई देंगे तो ये वाले जो कंडक्टर्स हैं इसको जब आप सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो ये एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ये बताइए। रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा पल्सेटिंग प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? क्या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है? वो चेंजिंग के तो कैटेगरी में डालोगे ना, रोटेट नहीं कर रहा है, बट पल्सेटिंग तो है, अल्टरनेटिंग तो है। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, रोटेटिंग भले ना है बट चेंजिंग तो है ना, फिक्स तो नहीं ना है। यस सर। अच्छा, अगर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इन कंडक्टर से लिंक करके चेंज तो कर रहा है ना? यस सर। अच्छा सर, जब इन कंडक्टर से लिंक करके चेंज करेगा, हाँ बोलो। सर ये वन फेज सप्लाई है वो एसी करंट दे रहा है ना? हाँ एसी दे रहे हैं। अगर डीसी घर में दे तो AC फिर डीसी दे तो फिर डीसी दी जाएगा कांस्टेंट तो काम हो ही नहीं जाएगा। करेगा, डीसी दी जाएगा तब तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। यस इसकी सर, बात कर रहा हूं। ये ठीक है। इंडक्शन मोटर है, इसको एसी दे, डीसी नहीं दे। डीसी मोटर नहीं है, एसी मोटर है। तो सिंगल फेज सप्लाई जब दीजिएगा तो यहाँ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और भले पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो इस तरीके से रोटेट नहीं कर रहा है, इस तरीके से रोटेट नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो चेंज जरूर कर रहा है, पल्सेट जरूर कर रहा है, मतलब उसका नेचर चेंजिंग जरूर है, और इन रोटर बार से चेंज जरूर हो रहा है। रोटर बार से वो लिंक करके चेंज जरूर हो रहा है। तो रोटर बार से अगर लिंक करके चेंज होगा तो क्या रोटर बार में ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा? अगर फ्लक्स उसके विसिनिटी में चेंज होगा तो होगा। जब फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा फ्लक्स के चेंज होने के कारण, पल्सेटिंग फ्लक्स चूंकि एक चेंजिंग नेचर का फ्लक्स है, ऑल्दो रोटेटिंग नहीं है, एक चेंजिंग फ्लक्स है, तो उसकी पल्सेटिंग नेचर के कारण, चेंजिंग नेचर के कारण इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या इसमें करंट ड्राइव नहीं होगा? क्योंकि रोटर बार तो दोनों एंड पे शॉर्ट सर्किटेड है, तो करंट भी आ गया, करंट भी आ गया इसमें। अब एक सुनो, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारे बार्स में करंट आ चुका है क्योंकि ये पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो अब एक सारे करंट कैरिंग कंडक्टर एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। अब मुझे एक बात बताओ सिंपली कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट है, इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डालूं
जो 1 सेकंड में 50 बार अपना डायरेक्शन बदल देता है। इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। अगर मैं कहूं कि जो रोटर बार्स है इसमें करंट तो आ गया, इसके पल्सेटिंग नेचर के कारण, चेंजिंग नेचर के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट भी आ गया। लेकिन अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो सारे करंट कैरिंग रोटर बार्स हैं, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो पल्सेटिंग है, चेंज करा किस रफ्तार से, किस फ्रीक्वेंसी से? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज से। तो अब मुझे बताओ कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 50 बार अपना डायरेक्शन बदल दे रहा है, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या 1 सेकंड में 50 बार अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। F इक्वल टू IL क्रॉस B से डायरेक्शन प्रिडिक्ट करके देख लो। जब इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड ही 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन बदल रहा है, तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो 1 सेकंड में 50 बार डायरेक्शन नहीं बदलेगा। सर इसके अंदर भी तो करंट बदलेगा सर बार बार। इसके अंदर करंट बार बार बदलेगा तो उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। इसके अंदर बार बार करंट बदल रहा है, दैट इज ओके। तो वो करंट कहीं ना कहीं, इसमें जो करंट है अगर ये स्टैंड स्टिल है तो ये तो बिल्कुल सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है। यस सर। तो वो तो आप ओके मानिए ना, वो तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आप इसको आप डीसी मानिए ना। इसको तो फिर आप डीसी की तरह ट्रीट कीजिए ना, आप उसको डीसी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी तो उतनी है जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। इसको तो आप डीसी मान लीजिए ना, कोई जरूरत नहीं है उसको आप बदलने की, एक ही डायरेक्शन रख लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में बना हुआ। लेकिन बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड तो 1 सेकंड में 50 बार बदल रहा है ना जी। जी सर। बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 सेकंड में 50 बार बदल रहा है तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो भी तो 1 सेकंड में 50 बार बदलेगा, बाई डायरेक्शनल लगेगा। तो एक बात बताओ, तुमको खड़ा करके 1 सेकंड में 50 बार राइट भी धकेल दो और लेफ्ट भी धकेल दो तो तुम्हारा क्या होगा? टूट जाएंगे सर। बाल खराब हो जाएगा यार। मतलब अरे बाल को थोड़ी पकड़ के, तुम्हारे बॉडी को पकड़ के, या किसी भी, चलो तुम्हारे बॉडी को नहीं, किसी फिजिकल बॉडी को 1 सेकंड में 50 बार जितना टॉर्क राइट में लग रहा है उतना ही टॉर्क लेफ्ट में लग रहा है, तो उसका क्या होगा? सर रेस्ट पे रहेंगे सर, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। रहेगा वो तो हिलेगा ही नहीं, वही की वही रहेगा। मतलब हाँ, बहुत मतलब वो बज़ करेगा, बज़ करेगा मतलब वो राइट भी जाने की कोशिश करेगा, लेफ्ट भी जाने की, मतलब हल्का सा वाइब्रेट करेगा, लेकिन ना तो राइट जाएगा नहीं लेफ्ट जाएगा। नहीं लेफ्ट। तो क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है? पता ही नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और इस थ्योरी को अब एक ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको तुम वीवीआईपी मार्क कर लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ये तो मैंने तुमको बता दिया। इसको दो थ्योरी के बेसिस पे डिस्क्राइब किया जाता है। वन इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड थ्योरी एंड सेकेंड इज कॉल्ड डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। वन इज कॉल्ड, देखो यहां लिख दिया, व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। वन इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड थ्योरी, इसको सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं है उसको दो तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं। एक तरीका जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ आएगा, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। अब वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो उस पे 1 सेकंड में 50 बार राइट भी टॉर्क लगेगा, लेफ्ट भी टॉर्क लगेगा, तो किसी डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, बस वो एवरेट करेगा हल्का सा। वो राइट भी घूमना चाहेगा, लेफ्ट भी घूमना चाहेगा, बट घूमेगा किसी डायरेक्शन में। इस थ्योरी से अगर आप इस मशीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस फील्ड थ्योरी, तो कौन सा थ्योरी डिस्क्राइब करोगे? तो अभी मैंने बताया कि जब आप सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स विद द रोटर बार्स and produces an alternating EMF in the rotor bars. Now it drives because the rotor bars are short circuited by the end rings, so there is the production of current in the rotor bars. Now a current carrying conductor is in the influence of the pulsating magnetic field which pulsate at the frequency of 50 hertz. So the rotor bar experiences the bidirectional torque of 50 hertz frequency and it will be no longer able to rotate either in right or left. Instead it will buzz. ये केवल बज करेगा, मतलब ना तो राइट की तरफ रोटेट करेगा नहीं लेफ्ट की। मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है, नेट टॉर्क कितना है? 0। इस प्रिंसिपल से, इस थ्योरी से अगर आप इस मशीन को डिस्क्राइब करते हैं
कि ये क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? क्रॉस फील्ड थ्योरी। क्रॉस फील्ड थ्योरी। अब एक लास्ट थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, डबल। अब मुझे डिस्कस करना डबल फील्ड रिवॉल्विंग। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्क्राइब व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, तो क्रॉस फील्ड थ्योरी उसमें नहीं लिखना है आपको, फिर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से बताना है ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं। और ये ज्यादा आता है, क्रॉस फील्ड थ्योरी तो रेयरली आता है, ये 100 में से 99 बार आता है, ये 100 में से 1 बार आता है। तो अब आते हैं हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पे। अब मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो 10 नंबर में आता ही आता है इससे, कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्यों नहीं है उसको दो थ्योरी से हम पढ़ते हैं। एक था क्रॉस फील्ड थ्योरी, जो कि पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, कि उस पर बाई डायरेक्शनल टॉर्क लगेगा, वो किसी डायरेक्शन में नहीं रोटेट कर पाएगा। अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बेसिस पे। इसी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को मैं फिर इसी को फेराडी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। फेराडी एक गाड़ी है ना, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का ही एक नाम है, दूसरा नाम क्या है? क्या है? फेराडीज प्रिंसिपल, जो गाड़ी का नाम है फेराडीज प्रिंसिपल। तो अब मैं फेराडीज प्रिंसिपल या डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बेसिस पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन आस्क्ड व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ फेराडीज प्रिंसिपल, डबल फील्ड रिवॉल्विंग। अब डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहता है सुन लो। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में अगर तुमसे पूछेगा तो तुम क्या करना, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में सिर्फ इतना लिखना, फेराडी प्रिंसिपल। और फेराडी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, किसको? किसी भी पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, इसका अपना एक प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है, वो आपको नहीं पढ़ना है, मैं डायरेक्ट उसके प्रूफ के रिजल्ट की बात कर रहा हूं। रिजल्ट ये कहता है, फेराडी प्रिंसिपल का प्रूफ ये कहता है, मैथमेटिकल प्रूफ ये कहता है कि किसी भी, इसको मैथमेटिकली प्रूव किया गया, किसी भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो एक दूसरे के अपोजिट रोटेट कर रहे हो, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहे हो, और जिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसका आधा है। थ्योरी को मैं दोबारा से डिस्क्राइब करता हूं, किसी भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकते हैं? ऐसे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकते हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर लेफ्ट घूम रहा है तो दूसरा राइट घूम रहा है। किस स्पीड से घूम रहा है? सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है उसका आधा है। दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूं। फेराडी प्रिंसिपल ये कहता है कि एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फेज एसी सप्लाई कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रोटेटिंग फील्ड, या रोटेटिंग वेक्टर्स आप उसको कह सकते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा। अब एक बार आप लोग मुझे बताएंगे क्या है थ्योरी? सर अगर कोई ऑल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उसको दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जो दोनों आपस में इक्वली मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उनका किस जो स्पीड से? टोटल सेम सर, जिस सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड से सेम तो है ही, बट सिंक्रोनस स्पीड से। किस स्पीड से? एम्पलीट्यूड जो है वो उनका और पल्सिंग एम्पलीट्यूड उनका, का हाँ, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, हाँ, वो पल्सेटिंग मैग्नीट्यूड का, पल्सेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एम्पलीट्यूड का आधा। क्लियर है? तीन ही पॉइंट है इस फेराडी प्रिंसिपल में, कि भैया अगर कोई पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इसको दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकते हैं। A1 है, A2 दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, किस स्पीड से रोटेट कर रहे हो? तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहे हो, और उस दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो? तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड हो उसका आधा। सर क्लियर है? सर हम्म। सर सिंक्रोनस स्पीड का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ना इस बार? क्या करो? मतलब सिंक्रोनस स्पीड दोनों का सेम ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम अपोजिट होगा बोल ना? रहा हूँ ना, कि
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के है अपोजिट सर। डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहे हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर लीजिए A1 A2 में, ऐसे दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, किसी स्पीड से कर रहे हो, सिंक्रोनस स्पीड से कर रहे हो। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो तो पल्सेटिंग मैग्नीट्यूड का, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का आधा आधा हो, बस इतना ही ध्यान रखना। चलो अब इसके बेसिस पे, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे मैं बता देता हूं कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख के बहुत आपको मजा आएगा इस चीज को। फेराडी प्रिंसिपल कह रहा है कि भैया जब आप इसको अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देंगे, एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये कह रहा है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी इसका क्यों नाम है कि दो फील्ड है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, और दोनों फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो पल्सेटिंग एम्पलीट्यूड का जस्ट आधा है, इसलिए इसका नाम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है। दो फील्ड है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी या फेराडी प्रिंसिपल है। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं इस रोटर के चारों तरफ एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मैं इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दो मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर सकता हूं, जो एक इधर की तरफ रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, दो में ब्रेक कर सकता हूं? बताओ कर लूं? बताओ कर लूं? मैं ब्रेक कर लेता हूं। अब देखो ध्यान दो जरा, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी गुड। अब देखो मैंने माना कि रोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मैंने ऐसा बिलीव कर लिया स्टार्ट में कि हो सकता है रोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो रोटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, ये वाला है, यही ड्रॉ किया है ना, देखो। यस सर। अच्छा, और अगर रोटर का स्पीड nr है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड ns है, सिंक्रोनस स्पीड है, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? NS ns minus minus nr by माइनस ns। एनआर। ns minus nr by ns फ्रैक्शनल स्लिप होता है, स्लिप को हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो ns minus nr by ns हो जाएगा स्लिप, यस लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिप। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटर घूम रहा है, रोटर का भी डायरेक्शन यही हमने लिया और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही लिया, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिप। मतलब जब इस वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप रोटर को के स्लिप को देख रहे हैं, तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इस दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो इस स्लिप को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? फॉरवर्ड स्लिप, FR मतलब SF, फॉरवर्ड स्लिप, जो कि है NS minus NR by NS। अब अगर मैं इस वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में स्लिप को मेजर करूं तो ऐड हो जाएंगे दोनों। तो क्या हो जाएगा? स्लिप NS plus NR by NS हो जाएगा। यस और सर। यहाँ पे रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इस स्लिप को क्या नाम देंगे? अगर इसको फॉरवर्ड स्लिप दिया था तो इसको क्या नाम देंगे? रिवर्स। रिवर्स स्लिप। हम इसको SR बोल सकते हैं, R मतलब रिवर्स और S मतलब स्लिप। यस सर। तो रिवर्स स्लिप हम लिख सकते हैं NS plus NR by NS, ऐड हो जाएगा NS और NR, या जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत? अच्छा, नो सर। NS plus NR by NS को मैं लिख सकता हूँ 2 minus NS minus NR by NS। अगर आप इसको घटा दीजिएगा तो यही आएगा, घटा के देखो। यस सर, यही आ रहा है। 2 minus NS minus NR by NS लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? नो। रिवर्स स्लिप को इसी चीज को लिख दिया, इसको घटा लीजिए ना, यही आ जाएगा, इसको घटा के देखिए यही आएगा। और NS minus NR by NS की वैल्यू कितनी है? स्लिप ही तो है, ये फॉरवर्ड स्लिप ही तो है। तो यस मैं सर। इसको NS minus NR minus NS को NS minus NR by NS को S लिख सकता हूँ, मतलब रिवर्स स्लिप को 2 minus S लिख सकता हूँ, बताइए। यस सर। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में, एट स्टैंड स्टिल स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 1 स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू अगर 1 होती है तो यहां देखिए फॉरवर्ड स्लिप कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड स्लिप S इक्वल टू कितना हो गया? 1। फॉरवर्ड स्लिप कितना हो गया?
SF इक्वल टू S इक्वल टू, अगर स्टैंड स्टिल है तो स्लिप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फॉरवर्ड स्लिप कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा, हो गया रिवर्स स्लिप क्या होता है? 2 माइनस S, तो रिवर्स स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1 हो जाएगी, 2 माइनस 1 तो माइनस। फॉरवर्ड स्लिप रिवर्स स्लिप के बराबर हो गया। हो तो गया सर। जब फॉरवर्ड स्लिप रिवर्स स्लिप के बराबर होगा तो किसी डायरेक्शन में घूमेगा? नहीं सर, रेस्ट रहेगा। नो सर। रेस्ट में रहेगा। तो अब ये देखो, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बेसिस पे हमने क्या किया, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर दिया, एक राइट को घुमाया, एक लेफ्ट को घुमाया, और एक मतलब एक को क्लॉकवाइज घुमाया, एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। मैंने मान लिया कि रोटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एक मैंने जब दोनों को एक डायरेक्शन में लेंगे, रोटर का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का भी क्लॉकवाइज, तो हम उसके लिए एक नाम दे रहे हैं फॉरवर्ड स्लिप। फॉरवर्ड स्लिप होगा ns माइनस nr बाई ns, जो कि स्लिप के बराबर है, हमने उसको s लिख दिया, सपोज कीजिए वो s है। अब जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में लेंगे स्लिप को, और रोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो हम इसको रिवर्स स्लिप देंगे। तो रिवर्स स्लिप कितना हो जाएगा? SR। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ns प्लस nr बाई ns, ns प्लस nr बाई ns को हम लिख सकते हैं 2 माइनस ns माइनस nr बाई ns, और ns माइनस nr बाई ns जो हमारा s है, तो रिवर्स स्लिप को हम लिख सकते हैं 2 माइनस s। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब रेस्ट में होता है तो s इक्वल टू 1 होता है। तो जब s इक्वल टू 1 है तो फॉरवर्ड स्लिप इक्वल टू s इक्वल टू 1 है, और रिवर्स स्लिप 2 माइनस s इक्वल टू 1 है। फॉरवर्ड स्लिप रिवर्स स्लिप के बराबर है, मोटर विल बी नो लॉन्गर रोटेट। हो गया डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बेसिस पे डिस्क्राइब, Yes, कि sir. क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। पहले वाला डिस्कस किया था क्रॉस फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, क्रॉस फील्ड थ्योरी, Yes, sir. और अब डिस्क्राइब क्या किया? फेराडी प्रिंसिपल, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, जो सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको दो रोटेटिंग वेक्टर में, दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक कर लो। ऐसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, इस स्पीड से रोटेट कर रहा हो, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा हो, और उसका वैल्यू कितना हो? तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का जस्ट आधा। क्लियर है? यस सर। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। सर कुछ न्यूमेरिकल करा रहे थे। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से आता है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी न्यूमेरिकल, आपको दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट और है, मैं उसको डिस्कस कर लूं पहले, उसको मैं शेयर कर दूंगा, कल ही सारे नोट्स शेयर कर दूंगा मैं, बिल्कुल उसके लिए परेशान न होइए। एक एक न्यूमेरिकल स्टेप बाय सॉल्व है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या सेल्फ स्टार्टिंग है? नहीं है सर। नो नो सर। सर। उसको हमने कितने कितने तरीके से डिस्क्राइब किया कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? 2 तरीके से, कौन कौन सा तरीका? एक क्रॉस Cross फील्ड थ्योरी field का, and एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का कोई दूसरा नाम? फेरारीज प्रिंसिपल। Ferrari. Ferrari's principle। वेरी गुड। लेकिन ये बताओ कि अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, प्रिंसिपल। हाँ हाँ, जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो तुम्हारे घर में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, चाहे वो पंखा है, चाहे वो पानी वाला मोटर है, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या कुछ बाहर से कुछ सामान लगाते हो क्या उसमें? Capacitor. कि तो, अरे वो तो ठीक है, वो बाहर से थोड़ी लगाते हो, तो मतलब तुम कुछ नहीं ना करते हो, तो खुद ही स्टार्ट होता है ना। तो उसको लिए स्टार्टिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बस एक लाइन में देख लो कि उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए फेज शिफ्ट मेथड यूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो उसमें क्या करते हैं, दो तीन मेथड्स है जिससे उसको स्टार्ट करते हैं। लाइक देखो, यहाँ पे एक स्क्वायरल के जो रोटर रखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं था? अगर इसके चारों तरफ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बजाय अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये सेल्फ स्टार्टिंग होता कि नहीं होता? सर तब तो हो जाता। यस तब सर। तो हो ही जाता, तब तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाली कहानी चलती ना, कि इसके चारों तरफ दूसरी रोटेटिंग डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता, ये सिर्फ स्लिप प्रोड्यूस करता, स्लिप के कारण रिलेटिव वेलोसिटी के कारण इसमें फ्लक्स कट के कारण ईएमएफ आता, और वो एज पर प्लेंज लॉ रिलेटिव वेलोसिटी को ओवरकम करने के लिए उसी डायरेक्शन में चल पड़ता। तो अल्टीमेटली इसमें डिफरेंस क्या है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाया? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टाइप। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का नेचर, यहाँ पे पल्सेटिंग नेचर के कारण ये कहीं ना कहीं स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो अगर इस पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को किसी अरेंजमेंट से हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल दे तो तब हो जाएगा स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। जल्दी हो बताओ, जाएगा। सर हो जाएगा ना? हो जाएगा। देखो
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस होता है, इसको आप गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा, इसके बड़े अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं। दो कारणों से प्रोड्यूस होता है, एक 3 फेज सप्लाई हो और तीनों में कितने का डिफरेंस हो, 120 डिग्री का, 120 120, डिग्री, या 2 फेज सप्लाई हो और दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस। वो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा तो नहीं प्रोड्यूस करता है, वीक इंटेंसिटी का प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रोड्यूस कर देता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का नहीं करता। मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसा जो 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस करता है वैसा तो नहीं करता, उतने इंटेंसिटी का तो नहीं करता, बट एक लो इंटेंसिटी का, लो क्वालिटी का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, जो छोटे मशीन को चलाने के लिए काफी होता है, बड़े मशीन को तो नहीं चला पाएगा। उतने इंटेंसिटी का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 2 फेज सप्लाई नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, इसलिए हम 3 फेज सप्लाई पे जाते हैं। लेकिन 2 फेज सप्लाई भी, अगर 2 फेज सप्लाई और दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो भी क्या करेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा लो इंटेंसिटी। इसको आप गूगल पे वीडियोस पढ़े हुए, आप चाहे तो देख सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में वो चीज नहीं पढ़ना है, बट आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अगर मैं इस सिंगल फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, जिसमें एक दूसरे में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, लो इंटेंसिटी का ही सही। यस सर। हाँ सर, लो मैंने इंटेंसिटी। कहा ना कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से प्रोड्यूस होता है, या तो 3 फेज सप्लाई डिस्प्लेस बाय 120 डिग्री, वो तो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, वो बड़े मशीन के लिए, 3 फेज मशीन के लिए। लेकिन अभी हमारे छोटे मशीन के लिए अगर लो इंटेंसिटी का भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेना, तब भी काम हो जाएगा। तो वो किससे जनरेट हो सकता है, वो 2 फेज सप्लाई से जनरेट हो सकता है। कब, जब 2 फेज सप्लाई में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ क्या 2 फेज सप्लाई है भी, बताओ? नहीं, यहाँ तो है नहीं भी। सर। अब देखो पंखे वाली कहानी पे अब आ गया मैं। अब देखो क्या हो रहा है, अगर तुम एक सप्लाई जो है, ये है सिंगल फेज सप्लाई, देखो यहां से ये जा रहा है, इस वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई, इस वाइंडिंग को गया सिंगल फेज सप्लाई। अब इसी वाइंडिंग से देखो, इसी वाइंडिंग से एक दूसरा वाइंडिंग मैंने डिराइव कर लिया, इसी वाइंडिंग से एक दूसरा वाइंडिंग करेक्ट कर लिया, ये ऐसे, ये देखो इस वाइंडिंग का देख लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये एक वाइंडिंग है जिसको रेड से मार्क कर रखा, केवल उसी वाइंडिंग को देखना, अभी दूसरे वाइंडिंग को मत देखना। अब इस वाइंडिंग को मैंने एक सिंगल फेज सप्लाई दिया, तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि इस वाले वाइंडिंग को, ये जो सिंगल फेज सप्लाई है, इस पे स्टेटर पे, इस स्टेटर पे जो सिंगल फेज सप्लाई है, सिंगल फेज वाइंडिंग है, ये सिंगल फेज वाइंडिंग, इसको मैंने एक सिंगल फेज सप्लाई दिया। वही चीज यहाँ है, देखो ये देखो, ये सिंगल फेज सप्लाई है, इसको स्टेटर मान लो, स्टेटर पे एक सिंगल फेज वाइंडिंग है, सिंगल फेज वाइंडिंग है, और उसको मैंने सिंगल फेज सप्लाई दिया। जब स्टेटर को सिंगल फेज सप्लाई दोगे, तो रोटर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका नेचर क्या होगा, बीच में स्क्वायरल के जो रोटर रखा हुआ क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग या पल्सेटिंग। तो ये स्टार्ट होगा, जल्दी बताओ? नहीं सर। नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमको मालूम है, क्रॉस फील्ड थ्योरी और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, किसी भी थ्योरी से देख लीजिए, स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने एक अरेंजमेंट किया छोटा सा, क्या किया देखो, इस वाइंडिंग के एक टर्मिनल से एक वाइंडिंग को और कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे, और ऐसे करते हुए उसके साथ एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड हुए, करते हुए एक दूसरा सिरा इस वाइंडिंग के यहां से कनेक्ट कर दिया। अब जब इसको सप्लाई दोगे, तो इस वाइंडिंग में भी सप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये वाइंडिंग इसी से कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड आएगा है, सर। आएगा। वेरी वहां पे वायर जंप हो रहा है? हाँ, जंप हो रहा है ना, देखो ना, जंपर लगा हुआ है, देखो, देखा, ठीक है। देखो जंपर लगा हुआ है ये, हाँ सर, ठीक है। अच्छा, तो जब इसको सिंगल फेज सप्लाई दोगे, तो इसमें भी करंट आएगा और इसमें भी करंट आएगा, एग्री? यस सर। वेरी गुड। अब अब एक सेकंड देखो, इस वाले वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इस वाले वाइंडिंग को? मेन वाइंडिंग। और इस मेन वाइंडिंग से जो दूसरा वाइंडिंग मैंने डिराइव किया, उसको एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो एक हो गया मेन वाइंडिंग और एक हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी को हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन को प्राइमरी बोलते हैं और ऑक्सिलरी को सेकेंडरी बोलते हैं। और इसी को मेन को रनिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी को स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि ये पहला वाइंडिंग था, ये दूसरा था, तो प्राइमरी सेकेंडरी। मेन और ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं कि मेन है, उससे डिराइव किया है, तो ऑक्सिलरी है। बट इसको हम रनिंग वाइंडिंग और इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों बोलते हैं, ये अब देखना है। इंटरेस्टिंग है ये देखने में।
अब एक बात बताओ कि यहाँ जो वाइंडिंग मैंने प्लेस किया है, इससे मैंने दूसरा वाइंडिंग प्लेस कर ये बनाया है। इस वाइंडिंग में मैंने क्या किया, इस वाइंडिंग में जो है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। क्या है इसका नंबर ऑफ टर्न का क्रॉस सेक्शनल एरिया? ये वाइंडिंग हेवी है, मतलब इसके बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस वाले वाइंडिंग का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, ठीक है। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका वाइंडिंग का थिकनेस भी ज्यादा है। मेन वाइंडिंग, इसको ज्यादा करंट कैरी करना है, मेन करंट कैरी करना है, तो इस वाइंडिंग का थिकनेस ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, मतलब इस वाइंडिंग का टर्न ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इस वाइंडिंग का जो थिकनेस है वो ज्यादा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो तुमको क्या लगता है ये वाइंडिंग प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव होगा कि रेसिस्टिव होगा? इंडक्टिव। अगर अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखो, इस वाइंडिंग का थिकनेस भी ज्यादा रखो, मोटापा भी ज्यादा रखो ताकि इसमें रेसिस्टेंस कम हो, रेजिस्टिव हो जाएगा सर। और टर्न भी ज्यादा रखो, तो ये प्रीडोमिनेंटली रेसिस्टिव होगा कि इंडक्टिव होगा? ये रेजिस्टिव हो जाएगा इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव होगा क्योंकि इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस ये देखो टर्न ज्यादा, बहुत कम हाँ। होगा इसमें। हाँ, रेसिस्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि इसका थिकनेस भी ज्यादा है, इस वायर का थिकनेस भी बहुत ज्यादा, तो थिकनेस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो ये वाला वाइंडिंग जो है अपने नेचर के कारण प्रीडोमिनेंटली क्या है? इंडक्टिव। इंडक्टिव। अच्छा, इससे जो दूसरा वाइंडिंग मैंने डिराइव किया यहाँ पे, इसको बहुत पतले वायर का किया, एकदम थीन वायर, एकदम पतला वायर, इसको बहुत पतले वायर का किया है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत कम रखा है, एकदम मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया रखा है। जैसे हीटर में देखते हो ना स्प्रिंग सा लगा होता है, लेकिन होता क्या है, वो हीटर क्या होता है, हीटर का नेचर क्या होता है, रेसिस्टिव की इंडक्टिव? रेजिस्टिव रेजिस्टिव होता है सर। रेसिस्टिव होता है, तभी तो हीट प्रोड्यूस करता है। जी सर। यस सर। लेकिन हीटर में देखना स्प्रिंग की तरह का कॉइल होता है कि नहीं होता है? रेजिस्टिव है क्योंकि Yes, वो sir. तो हमें हीट सप्लाई लेकिन करता हाँ होता तो रेसिस्टिव ही है ना, बट हीटर का कॉइल तो आपने देखा स्प्रिंग की तरह पतला सा होता है, ऐसे ऐसे होता है टर्न, पतला पतला महीन टर्न होता है। यस सर। तो उसी तरह का महीन टर्न मैंने यहाँ डिजाइन किया। तो ये वाला वाइंडिंग जो है वो प्रीडोमिनेंटली क्या होगा? रेजिस्टिव। अच्छा, अब एक वाइंडिंग प्रीडोमिनेंटली रेसिस्टिव है और एक वाइंडिंग प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव है, तो दोनों वाइंडिंग के करंट में कितने का फेज डिफरेंस होगा? 90 का सर। हो गया 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, हो गया 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो अब यहाँ पे 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो स्लिप भी आ जाएगा। अब तो 3 फेज इंडक्शन मोटर वाली कहानी लगा दो। अब ये सेल्फ स्टार्टिंग हो गया। यस सर। ठीक है, तो यही काम होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लो, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस लगाया भी हुआ है इसको प्रीडोमिनेंटली रेसिस्टिव बनाने के लिए, और इसको प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव बनाया गया। कैसे? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लिए गए हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लिया गया है, इसको थिक वायर का लिया गया है ताकि इसमें रेसिस्टेंस मिनिमम हो और इंडक्टेंस मैक्सिमम हो। तो ये प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव है। इसको क्या किया, बिल्कुल पतले वायर का बनाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बहुत कम रखा और इसमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस भी इन्वॉल्व किया। तो ये वाला पूरा सेगमेंट प्रीडोमिनेंटली रेसिस्टिव था और ये प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव था, ताकि दोनों वाइंडिंग में करंट 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे हो और यहाँ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सके। क्लियर है? ताकि ये सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस स्टार्ट। क्लियर है ना? यस बताओ। यस सर। अब इसी रेसिस्टेंस के जगह पे, इसी फिगर में, सेम फिगर में, अगर हम इस रेसिस्टेंस की जगह पे एक कैपेसिटर लगा दे तो वो कैपेसिटिव डोमिनेट करेगा। ओह सॉरी, प्रीडोमिनेंटली क्या था? ये वाला वाइंडिंग प्रीडोमिनेंटली क्या था? इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव। तब भी सर 90 डिग्री का रहेगा। अच्छा देख लो, ये वाला वाइंडिंग जो था वो प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव था, लेकिन थोड़ा बहुत तो रेसिस्टेंस होगा ना इसमें, माइनर। हाँ सर हो। ये बेसिकली क्या था, इंडक्टिव रेसिस्टिव। ये क्या था? मेनली इंडक्टिव था, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होगा तो इंडक्टिव रेसिस्टिव होगा। अच्छा, इस वाइंडिंग में अगर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, हेवी कैपेसिटर, और इसमें थोड़ा बहुत इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस अगर कंसीडर कर लूं,
क्योंकि इसको मैंने बहुत पतले वायर का किया है, हाईली ये रेसिस्टिव भी है, इसका इंडक्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि बहुत पतले वायर का है, हीटर की तरह के वायर का किया है, तो मेनली रेसिस्टिव है और ये कैपेसिटर है, तो हम इसको कैपेसिटिव रेसिस्टिव कर सकते हैं। तो एक कैपेसिटिव रेसिस्टिव वाइंडिंग में और एक इंडक्टिव रेसिस्टिव वाइंडिंग में करंट का फेज डिफरेंस क्या होगा? तो अगर कैपेसिटिव रेसिस्टिव है तो करंट वोल्टेज से लीड करेगा, हाँ कैपेसिटिव रेसिस्टिव में करंट कैपेसिटर वोल्टेज में करंट लीड पूरा करता 90 है। डिग्री से नहीं करेगा, किसी सर्टेन एंगल से लीड करेगा। और इंडक्टिव रेसिस्टिव है तो करंट लैग करेगा, लैग करेगा। देख लो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पूरा 90 डिग्री तो नहीं बन पाएगा, 80 से 90 के बीच का बनेगा, तो भी 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के कारण, दोनों में करंट के 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के कारण यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, पहले वाले मेथड को क्या बोले थे, यहाँ रेसिस्टेंस लगा के स्टार्ट किया था, तो पहले वाले मेथड को क्या बोला था? रेसिस्टेंस स्टार्ट में क्या बोला था? रेसिस्टेंस थर्ड मेथड। और दूसरे में क्या लगाया रेसिस्टेंस की जगह पे? कैपेसिटर। अब ये है तुम्हारा फैन घर का, ये कैपेसिटर क्यों लग रहा है, अब समझ में आया? ये इसलिए लग रहा है, ये देखो ये है तुम्हारा मेन वाइंडिंग, पंखे में 2 वाइंडिंग होती है उसके भीतर, स्टेटर पे, स्टेटर उसका भीतर होता है, स्टेटर पे 2 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होता है मेन वाइंडिंग और दूसरा वाइंडिंग होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब एक प्राइमरी सेकेंडरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको आप बोल सकते हैं मेन वाइंडिंग, इसको बोल सकते हैं एक्सिलरी वाइंडिंग, इसको बोल सकते हैं मेन वाइंडिंग के साथ, तो इसको अगर आप बोल सकते हैं रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्ट करने के लिए आपने कौन सा वाइंडिंग लगाया एक्स्ट्रा? इसको स्टार्ट करने के लिए कौन सा वाइंडिंग लगाया? ये तो मेन था, सेकेंडरी ये वाला लगाया ना। तो इसको रनिंग वाइंडिंग क्यों बोलते हैं समझ गए? इस वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं समझ गए? क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए आपने, भले सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं समझ गए? कि आपको आपने इसको स्टार्ट करने के लिए लगाया। क्यों लगाया है? कि इस कैपेसिटर को लगा के दोनों में 90 डिग्री का फेज एंगल, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस वाइंडिंग का बेसिक रोल क्या है? ये वाइंडिंग क्यों क्या कर रहा है? के लिए सर फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, फेज डिफरेंस क्रिएट करा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करा। या कैपेसिटर भी हमने इसलिए लगाया ताकि ये कैपेसिटिव रेसिस्टिव हो जाए, और इसका टर्न ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस है, तो इंडक्टिव रेसिस्टिव, तो दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाए दोनों कॉइल में करंट के बीच। तो यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसीलिए लगाया है। तो इस वाइंडिंग का बेसिक रोल क्या है? मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो ये मेन वाइंडिंग है या प्राइमरी वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग आप इसको कह सकते हैं, और इसको आप एक्सिलरी वाइंडिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कर सकते हैं, या स्टार्टिंग वाइंडिंग कर सकते हैं। आप इसको स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं। क्लियर है सर? इसको स्टार्ट करने के लिए तो लगाया है। सर एक चीज पूछनी है। बोलो। जो सर आपने ऑक्सिलरी वाइंडिंग दिखाई है, मतलब क्या हम ये कहें कि स्टेटर में 3 चीज होती हैं, वाइंडिंग दोनों और फिर कैपेसिटर या फिर रेजिस्टेंस? तुम पंखा खोल के देख लेना, कल ही खोल के देख लेना, ना निकले तो बोलना। देखो 2 वाइंडिंग होगी, एक मम्मी थिक वाइंडिंग होगी, ठीक है। एक सुनो बता देता हूँ, पंखे को जब खोलोगे ना बाहर से थोड़ा हल्का कहीं दुकान पे देख लेना, कोई बात नहीं। एक थिक वाइंडिंग होगी उसमें, एक उसमें थीन वाइंडिंग होगी, और थीन वाले वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगा होगा, ताकि थीन वाला वाइंडिंग जो रेसिस्टिव हो और कैपेसिटर के साथ जुड़ के वो कैपेसिटिव रेसिस्टिव हो जाए, और जो थिक वाला वाइंडिंग होगा वो इंडक्टिव रेसिस्टिव होगा। तो ये कैपेसिटर यही काम कर रहा है, कैपेसिटिव रेसिस्टिव इसको बना रहा है, ये इंडक्टिव रेसिस्टिव है, और यहाँ पे दोनों वाइंडिंग में फेज डिफरेंस क्रिएट करके, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेज डिफरेंस क्रिएट करके 90 डिग्री का या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। 2 वाइंडिंग है, बिल्कुल है। सर रेजिस्टेंस और इंडक्टिव में किसको वो सॉरी कैपेसिटिव में किसको दी जाती है प्रेफरेंस? इसको, क्योंकि रेसिस्टेंस वाले में हीटिंग होती है, ये पंखा गर्म हो जाएगा, अच्छा, इसमें हीटिंग नहीं होती, इसमें कम होती है, इसलिए ये प्रेफर्ड होता है। ठीक है। और सुनो, इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो नेट टॉर्क लगता है, अगर मैं इसको सिंगल फेज सप्लाई दूं, इसको 2 फेज में स्प्लिट नहीं करूं,
स्प्लिट करूंगा तब तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, चाहे रेसिस्टेंस की हेल्प से स्प्लिट करूं या कैपेसिटर की हेल्प से स्प्लिट करूं, जैसे भी करूं। अगर स्प्लिट नहीं करूं तो यहाँ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और उसके कारण इस पे टॉर्क लग रहा है, वो बाई डायरेक्शनल लग रहा है ना, एक सेकंड में 50 बार लग रहा है, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो Yes. नेट टॉर्क की वैल्यू क्या है उस पे? 0 हो जाएगा। 0। और अगर नेट टॉर्क 0 है और उसको मैं एक डायरेक्शन में धकेल दूं, किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या उसी डायरेक्शन में घूमता नहीं रहेगा? हाँ सर। Yes. अगर नेट फोर्स किसी चीज पे 0 है और वो एक डायरेक्शन में चल पड़ा और उस पे नेट फोर्स 0 है, तो उसको रोकने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, तो इनफाइनाइट टाइम तक उसी डायरेक्शन में घूमता नहीं रहेगा क्या? अपनी इनर्शिया के कारण, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण। और उस पे नेट फोर्स 0 ही है और मैं उसको एक डायरेक्शन में धकेल दिया किसी चीज से, तो उसी डायरेक्शन में घूमता नहीं रहेगा क्या? बताओ। Yes, sir. घूमता रहेगा। रहेगा ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में चाहें, अगर उसको फेज स्प्लिट ना करें और अगर आप उसको सप्लाई दीजिएगा तो खुद से तो नहीं घूमेगा, वो बज करता रहेगा क्योंकि उस पर नेट टॉर्क 0 है। लेकिन एक डायरेक्शन में अगर तुमने उसको धकेल दिया किसी चीज से, तो क्या होगा? घूमना उसी चाहिए। डायरेक्शन में रोटेट कर। उसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा, तब उसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा। तो आप समझ गए इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या क्या तरीका है। फेज स्प्लिट मेथड। फेज स्प्लिट मेथड में क्या क्या आ गया? रेसिस्टेंस स्टार्ट, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट, एक कैपेसिटर स्टार्ट भी होता है, ये भी मैं बता देता हूँ, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट में क्या डिफरेंस है मैं तुमको बता देता हूँ। जब अभी जो तुमको थ्योरी बताई है, जब ये फेज स्प्लिट हो जाता है, यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और ये जब रोटर घूमने लगता है, तो बताओ कि अब इसकी कोई जरूरत है स्टार्टिंग वाइंडिंग? अब तो ये घूमने लग गया, अब तो ये घूमने लग गया। लोड पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल इस पे लोड हम बहुत कम मान के चलते हैं। इसमें पंखे के ब्लेड का लोड होता है, लोड ही कितना होता है, उसको निग्लिजिबल मानो ना। तो अब जब ये एक डायरेक्शन में घूमने लगा अपने इनर्शिया के कारण और इस पे नेट टॉर्क 0 है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो अब क्या इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग की जरूरत है क्या? नहीं। अब इस कैपेसिटर की जरूरत है क्या? नहीं। तो अगर ये कैपेसिटर सप्लाई में कनेक्टेड रहेगा तो फालतू का बिजली लेता रहेगा ना, ये वाइंडिंग कनेक्टेड रहेगा तो हम चाहे तो इसको कनेक्ट भी डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, इसमें कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड रहता है जो आपके पंखे में रहता है। लेकिन सर्टेन ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें मोटर के घूमने के बाद इस स्विच के हेल्प से इस कैपेसिटर को हटा दिया जाता है। यहाँ से स्विच क्या करता है, जैसे ये मोटर घूमना शुरू कर देता है तो इस कैपेसिटर को ये स्विच क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ये पूरा हट जाता है, ये अपना घूमता रहा, मतलब एक्सिलरी वाइंडिंग का कॉन्टैक्ट छुड़ा देता है इस स्विच से। तो इस मेथड को हम केबल कैपेसिटर स्टार्ट बोलते हैं। इस वाले मेथड को हम परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटर हटता नहीं है, आपके पंखे में जुड़ा ही रहता है कैपेसिटर। बट इस वाले मेथड को हम सिंपली कैपेसिटर स्टार्ट बोलते हैं और इसको हम परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसी का एक और कैटेगरी है, इसी में कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर अगर लगा दो बड़े मोटर के लिए, तो ये बड़ा मोटर में क्या आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए आपको डेफिनेटली रिएक्टिव पावर तो देना पड़ेगा ना, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा या ज्यादा। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड देना है, अगर आपको पावर फैक्टर मेंटेन करना है, तो आपने देखा है ना कि कैपेसिटर को लगा के हम पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन यूजिंग कैपेसिटर, पढ़ा है ना आपने? यस सर। यस सर। यस सर। पावर फैक्टर करेक्शन यूजिंग कैपेसिटर तो पढ़ा है ना। तो अगर ये मोटर है तो ऑफ कोर्स ये रिएक्टिव पावर लेगा, क्योंकि मोटर में तो वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग रिएक्टिव पावर लेता है, मैग्नेटाइजिंग पावर लेता है, आई साइन फाई लेता है, वी साइन फाई लेता है। तो जब रिएक्टिव पावर लेगा तो पावर फैक्टर खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर बाय अपरेंट पावर, और अपरेंट पावर होता है रूट ओवर एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जब रिएक्टिव पावर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर गिर नहीं जाएगा। यस सर। तो इस मशीन का पावर फैक्टर ठीक करने के लिए आपको बाहर से रिएक्टिव पावर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और रिएक्टिव पावर कौन देगा? वो कैपेसिटर देगा। तो थोड़े अगर मशीन थोड़ा बड़े साइज का है तो पावर फैक्टर को, चूंकि मशीन आपका रिएक्टिव पावर ड्रॉ करके वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा और आपका पावर फैक्टर खराब कर देगा, तो उसमें बाहर से हम उसको रिएक्टिव पावर सपोर्ट देते हैं ताकि पावर फैक्टर उसका मेंटेन रहे। तो इसमें एक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का क्या काम था, ये वाला कैपेसिटर क्या करता है? स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर इन स्टार्ट। ये इसका काम केवल क्या है,
इसका काम फेज केवल का क्या है? फेज स्टार्ट 90 का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट करना और स्टार्ट करना। और इस कैपेसिटर का क्या काम है? ये कैपेसिटर इन रन, मतलब रनिंग कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, इसके कारण पावर फैक्टर खराब हो रहा है, सप्लाई से रिएक्टिव पावर लेके सप्लाई का पावर फैक्टर खराब कर रहा है, तो इस मोटर को बाहर से रिएक्टिव पावर फीड करके पावर फैक्टर को मेंटेन रखना, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटर इन रन। तो ये कैपेसिटर इन स्टार्ट है, इसका काम केवल स्टार्ट करना है, और जब स्टार्ट हो जाए तो पावर फैक्टर को मेंटेन रखने के लिए रिएक्टिव पावर सपोर्ट हम किससे देंगे? इस कैपेसिटर से। तो इस कैपेसिटर को परमानेंटली जुड़ा रहने दीजिए, और जब मोटर स्टार्ट हो जाए तो इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हटा दीजिए। सेंट्रीफ्यूगल Clear है? स्विच क्या होता है सर? सेंट्रीफ्यूगल स्विच वो होता है, एक स्विच होता है जो कि मोटर के रनिंग कंडीशन में किसी आर्म को डिस्कनेक्ट कर देता है। सेंट्रीफ्यूगल का क्या मतलब होता है? बाहर की तरफ फेंक देना, मतलब हटा देना, इसलिए उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल, थ्रो कर देना उस आर्म को। क्लियर है? तो कितने मेथड हमने देख लिए स्टार्ट करने के? सबसे पहला मेथड क्या देखा था? पहला मेथड क्या देखा था? रेजिस्टेंस से स्टार्ट देखा था। उसके बाद क्या देखा था? कैपेसिटेंस वाला परमानेंट परमानेंट कैपेसिटर। उसके बाद सिंपल कैपेसिटर, जिसमें कैपेसिटर को हटाने का प्रोविजन है, और उसके बाद कैपेसिटर इन स्टार्ट एंड कैपेसिटर इन रन, दो कैपेसिटर लगे। तो देखो यहाँ पे सारे मेथड्स लिखे हैं, ये सारे फेज स्प्लिट मेथड के पार्ट हैं, जिसमें फेज को स्प्लिट करते हैं 90 डिग्री से सर्टेन अरेंजमेंट से। पहला अरेंजमेंट रेजिस्टेंस से स्टार्ट, दूसरा अरेंजमेंट परमानेंट कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट, और चौथा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट केवल स्टार्टिंग के लिए, और कैपेसिटर रन रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, ताकि उसका पावर फैक्टर मेंटेन रहे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सिलेबस होता है खत्म यहाँ पे, ठीक है? सर पूरा कंटेंट खत्म हो गया। सर अगर मतलब कि जब सिंगल फेज लगाता है तो फिर नेट टॉर्क 0 होता है, और उसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कुछ ऐसा कनेक्शन कर दो कि हम उसको मूव कर दें अपने हाथ, मतलब शाफ्ट वगैरह के से, ताकि वो एक तरफ से चलता जाए? अब एक बात बताओ, जब हमारे पास अरेंजमेंट है उसको फेज स्प्लिट करके सेल्फ स्टार्ट बनाने का, तो अब हम उसमें बाहर से कोई मैकेनिकल चीज जोड़े, कौन सा आसान है ज्यादा? नहीं, आसान सर कर सकते हैं ना वैसे मैकेनिकल भी। आप कर सकते, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम एक काम करो, हाथ से ही घुमा दो उसको, कर सकते हो भाई, हाथ ही से घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। फिजिकली पॉसिबल है, बट यूजर फ्रेंडली नहीं है, प्रेफरेबल नहीं। हाँ, पॉसिबल है बट यूजर फ्रेंडली। ठीक है, डन। अब मुझे ये बता, अब ये, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मॉर्निंग क्लास की और अभी क्लास का लिंक सेंड कर देना। हाँ, अब मैं सारे क्लास का लिंक सेंड करूंगा, इकट्ठे कर दूंगा, बट मुझे थोड़ा टाइम दो, कल सुबह करूंगा। ये पीडीएफ अभी शेयर जाना है बात। हाँ, पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ अभी कर दूंगा, ठीक है? तो अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि मशीन, फिर अब तुम्हारा 4 दिन बाद तो एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा क्या? फिर इतना याद नहीं रहेगा 3-4 दिन तक? ना सर, पीडीएफ देख लेंगे बस। एक बार पीडीएफ देख लोगे तो रिवाइज नहीं हो जाएगा? नहीं तो वीडियो भी देख लेना एक बार अलग से। अब रटने रुटने वाली बात तो नहीं रहेगी तुम लोगों को, ये बताओ। सर आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप पीडीएफ ही देख। पीडीएफ भी देख लोगे, जब भी समझ जाओगे, मर्जी होगी तो वीडियो भी देख लेना, जैसे ठीक लगे। बट मेरा मोटिव ये है कि रटना तो नहीं पड़ेगा। नो सर, नो सर। अलग से पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, बस एक बार रिकॉल हो जाएगा, सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी ना। चलो ठीक है, मशीन मेरा पूरा सिलेबस खत्म होता है यहाँ पे 100%। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए, लास्ट क्लास थी मेरी। सबको बेस्ट ऑफ लक, जो भी बाद में इस वीडियो को सुनेंगे, तो मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? उनकी तरफ से थैंक यू। चलिए ठीक है, हाँ सर, सबकी तरफ से थैंक यू। ठीक है, ओके।